हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सबका तैयारी वाले भूगोल संस्थान में क्रैश कोर्स की क्लास में। आज हम लोग एक नए टॉपिक को पढ़ेंगे। आज का टॉपिक होगा हमारा वर्षण यानी प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन यानी वर्षण को पढ़ेंगे। चलिए देख लेते हैं क्लास में कौन कौन से हैं। सत्येंद्र कुमार, पूजा, अंजलि। सत्येंद्र कुमार यादव कह रहे हैं क्लास का निश्चित समय कर दीजिए सर, क्योंकि कभी 7, कभी 7:15, कभी 7:30 होती है। सत्येंद्र कुमार, आपको होली तक थोड़ा सा मैनेज करना होगा। होली के बाद आपको एक निश्चित टाइम मिलेगी क्लास की, ठीक है। थोड़ी सी टेक्निकल रीजन है, क्योंकि टेक्निकल जो हमारा है वो बंदा गया है इसमें घर, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो जा रही है, ठीक है। आपको एडजस्ट करना पड़ेगा होली तक। होली के बाद आपको एकदम प्रॉपर टाइम पे मिलेगी क्लास। चलिए आते हैं आज के सेशन पर। जो आज का हम लोग का टॉपिक है, उस टॉपिक को हम देखेंगे। प्रेसिपिटेशन यानी वर्षण को पढ़ेंगे। एक बेसिक भूमिका के साथ इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। महत्वपूर्ण टॉपिक है, प्रश्न यहाँ से खूब आते हैं और गलतियां हमसे कहाँ से होती, इसको भी हम मेंशन करते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसे कि हम जान रहे हैं, हमने इसके पहले आर्द्रता को पढ़ा है, ह्यूमिडिटी को पढ़ा है। आर्द्रता के बाद हमने संघनन को पढ़ा था, संघनन को पढ़ा था, और इससे पहले की बात करें तापमान को पढ़ा था। जितनी चीजें अब तक हम लोगों ने पढ़ा था उसी को हम अप्लाई करेंगे वर्षण के लिए। वर्षण क्या होता है, प्रेसिपिटेशन क्या होता है। कई लोगों को इस बात की गलतफहमी रहती है कि वर्षण और वर्षा एक ही बात है। आज की क्लास में हम इसको भी क्लियर करेंगे। हम ये जानते हैं कि वर्षा किन किन विधियों से होती है, कौन कौन से वर्षा के प्रकार है, इसमें भी कंफ्यूजन रहता है। हम ज़्यादातर एक शब्द का प्रयोग करते हैं कि मानसूनी वर्षा हो रही है। तो मानसूनी वर्षा क्या वर्षा होती कि नहीं होती, इस बात को हम इस क्लास में सीखेंगे। और इसके लिए कौन कौन से प्रमुख सिद्धांत हैं और वर्षण के प्रमुख रूप क्या हैं, इनके बारे में हम इस क्लास में सीखने वाले हैं, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की। आप सबको गुड इवनिंग। रीता प्रजापति, रामनिवास जी, RKY जी, आप सबको गुड इवनिंग। बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। बात करें अगर हम परिभाषा की कि वर्षण हम किसे कहेंगे। आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों तरफ इसके वायुमंडल में क्या है, एक प्रकार का यहाँ पे जलवाष्प बहुत ज्यादा मात्रा में मौजूद होता है। यानी यहाँ पर जो विलीन अदृश्य जलवाष्प की मात्रा होगी उसी को हम क्या कहते हैं, जलवाष्प, ठीक है। यहाँ आर्द्रता कहते हैं। आर्द्रता ही जब आर्द्रता का मान ज्यादा हो जाता है, ठीक है, यानी ह्यूमिडिटी का मान ज्यादा हो जाएगा, एक कंडीशन आएगी कि यहाँ पे इसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी सापेक्ष आर्द्रता का मान 100% हो जाएगा, यानी 100% हो जाएगा। जब सापेक्ष आर्द्रता का मान 100% हो जाता है, उसके बाद यहां से एक प्रक्रिया शुरू होती है जिसका नाम होता है संघनन। जिसका नाम होता है क्या, संघनन। और जब एक बार संघनन क्रिया प्रारंभ हो जाती है तो वहां पर जो जलवाष्प थी, अभी तक जो जलवाष्प थी, जो आर्द्रता थी, संघनन के बाद वह जल की बूंदों में बनना प्रारंभ हो जाती है। और यही जो जल की बूंदें हैं, या यही जल की बूंदें जब हमारे धरातल तक आती है तो उसे हम क्या वर्षण के रूप में जानते हैं, प्रेसिपिटेशन के रूप में जानते हैं। आई होप इतनी बात क्लियर होगी, नहीं होती होगी जिसको हम अलग तरीके से देख रहे हैं, ठीक है। कोई कंफ्यूजन हो आप लोग को तो बता दीजिए। गुड इवनिंग आप सबको। प्रताप इलाहाबादी, राहुल कुमार। कोई बात हो तो बताइए। एक सामान्य सी बात आप इसके बारे में कह सकते हैं कि वायुमंडलीय जलवाष्प का वायुमंडलीय वायुमंडलीय जलवाष्प का जल के विभिन्न रूपों में बदलकर, विभिन्न रूपों में परिणत होकर या बदलकर, परिणत होकर पृथ्वी के धरातल तक पहुंचना, पृथ्वी के धरातल पर पहुंचना वर्षण कहलाता है। क्या कहलाता है, वर्षण कहलाता है। अब देखिए, वायुमंडल में जो अदृश्य जलवाष्प की मात्रा या किसी भी रूप से, जैसे जो जलवाष्प की मात्रा है किसी वर्षण के किसी भी रूप में अगर पृथ्वी के धरातल पर पहुंचेगा तो हम क्या कहेंगे कि ये वर्षण है। या ऐसे आप देख लीजिए, जो यहाँ पे अदृश्य जलवाष्प की मात्रा है, यह जल के किसी भी रूप में, चाहे गैसीय अवस्था में, चाहे तरल अवस्था में, चाहे ठोस अवस्था में, अगर पृथ्वी के धरातल तक पहुंच रही उसी को हम क्या कहते हैं, वर्षण, ठीक है। इतनी बातें आपको क्लियर होंगी। इतनी बातें अगर क्लियर हैं तो इसी को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अगर हम वर्षण के सिद्धांतों की हम बात करें, इससे पहले वर्षण के हम रूपों की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। वर्षण के रूपों की बात करेंगे। जो ये जलवाष्प की मात्रा है, यह विभिन्न रूपों में यह हमारी धरातल तक पहुंचती है। यह गैसीय रूप में पहुंच सकती है, गैसीय स्टेट में पहुंच सकती है,
या तरल अवस्था में यानी द्रव के रूप में पहुंच सकती है, तरल या द्रव के रूप में पहुंच सकती है, या इसके अलावा या ठोस रूप में भी पहुंच सकती है। ठीक, अभी हम वर्षण के सिद्धांतों से देखेंगे कि वर्षा की कोई भी बूंद जब ऊपर से चलती है वो ठोस अवस्था में ही होती है, वह आइस फॉर्म में ही होती है, लेकिन पृथ्वी के धरातल तक आते आते कई बार वह तरल अवस्था में हमारी पृथ्वी तक पहुंचती है, और कई बार पृथ्वी तक पहुंचती भी नहीं है, बीच में ही वाष्पित हो जाती है, वाष्पोत्सर्जित हो जाती है। ठीक है, ये कई प्रकार के सिद्धांतों से हम इन चीजों को सीखने वाले हैं। तो ये वर्षण के रूपों को आपने देख लिया, अभी इसमें कौन कौन से आते हैं इनकी कैटेगरी को हम देखेंगे। उससे पहले वर्षण से संबंधित कुछ प्रमुख सिद्धांतों के बारे में हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, वर्षण से संबंधित प्रमुख सिद्धांतों की बात करते हैं। वर्षण के सिद्धांत, वर्षण के सिद्धांत बहुत लंबी क्लास नहीं होगी आज की, पर इंपॉर्टेंट कितना होगा ये आपको देखिएगा। यहां पे जब हम वर्षण के सिद्धांत की बात कर रहे हैं तो एक बात से आप यहां से परिचित रहिए, एक बात को आप समझिए ध्यान से। वर्षण के सिद्धांत की बात करें, प्राचीन समय में क्या हुआ था, सबसे पहले अरस्तु ने इसके संदर्भ में एक अपनी विचारधारा दिया था कि जो जल की बूंदें हमको मिल रही है वास्तव में क्या है, जो बादल हमें दिखाई दे रहे हैं वास्तव में क्या है, ये जल के बूंदों के द्वारा बनी गई। ठीक है, आप अरस्तु के बारे में जानते होंगे, अरस्तु ये जीव विज्ञानी भी रहे, वनस्पति विज्ञानी रहे, कुल मिला के ये खगोल शास्त्र में भी इन्होंने योगदान दिया, भूगोल में भी योगदान दिया, तो इनका एक बड़ा योगदान रहा है। ठीक है, विकास में। तो आगे आप देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें अरस्तु के बारे में, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अरस्तु ने सबसे पहले, बस जानते रहिए, पूछा नहीं कभी, अरस्तु ने सबसे पहले बताया कि जो बादल हमें दिखाई दे रहे हैं, किसके बारे में, बादल जो दिखाई दे रहे हैं, बादल जल की बूंदों के समूह होते हैं, जल की बूंदों के समूह होते हैं, समूह होते हैं। यानी जो हमें बादल दिखाई दे रहे हैं वो क्या है, वो जल के भंडार हैं, जल के बूंदों के समूह है। ठीक है, चलिए, मुरली यादव, राधे राधे मुरली यादव। आगे देखते हैं, इसके बाद नंबर आता है, एक विद्वान आते हैं इसमें और संशोधन करते हैं, रेने, नाम आप जानते होंगे, रेने। इनके सत्र को याद रखना जरूरी है, इनका सत्र कभी कभी पूछा है क्या, 1637 में। इन्होंने भी ऐसी कुछ विचारधारा दी कि जो बादल है जल की बूंदों के समूह नहीं, बल्कि यहाँ पे जलवाष्पों का समूह होता है, रेने महोदय बताते हैं। लेकिन अब ये क्या इतनी प्रासंगिक नहीं थे, क्योंकि वर्तमान में धीरे धीरे शोध होते गए, इसके बारे में कई सारे सिद्धांत निकलते गए, जिसमें से उन सिद्धांतों की हम बात करें, वर्षण से संबंधित विचारकों की हम बात करें, तो दो सिद्धांत सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है जो परीक्षा में खूब पूछे जाते हैं। आप जानते होंगे, एक बर्गरान सिद्धांत है, दूसरा क्या है, संलयन सिद्धांत, उसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आधुनिक सिद्धांतों की अगर हम बात करें, आधुनिक सिद्धांतों की बात करें, यहीं पर लिख देते हैं, वर्षण से संबंधित, वर्षण से संबंधित, वर्षण से संबंधित दो सिद्धांत प्रमुख हैं, वर्षण से संबंधित दो सिद्धांत प्रमुख हैं। उन प्रमुख सिद्धांतों के बारे में अगर बात करें तो पहले सिद्धांत का नाम है क्या, पहले सिद्धांत का नाम है क्या, हिम क्रिस्टल सिद्धांत। इसका एक नाम है क्या, हिम क्रिस्टल सिद्धांत। या जिस विद्वान ने इस सिद्धांत को दिया था, अभी हम सिद्धांत की बात करेंगे, सिद्धांत में क्या क्या बातें कही गई, जिस विद्वान ने दिया था, इनके नाम पर एक नाम दिया गया, इसका क्या, बर्गरान, नॉर्वे के विद्वान थे, 1933 में इन्होंने इसको बताया था, बर्गरान सिद्धांत। या इसी को एक और नाम से जानते हैं, बर्गरान फंडीसेन सिद्धांत, बर्गरान फंडीसेन सिद्धांत। तो ये देखिए एक ही नाम है, इसमें से कोई भी आए तो आप समझेंगे किसकी बात हो रही है, यहाँ पे यही हिम क्रिस्टल के सिद्धांत की बात हो रही है, या आइस क्रिस्टल सिद्धांत की बात हो रही है। इंग्लिश में इसका एक नाम है क्या, आइस क्रिस्टल थियरी। ठीक, ये तो पहला हो गया। जो दूसरा सिद्धांत है उसकी हम बात करें, दूसरे सिद्धांत को कहा जाता है क्या, संलयन सिद्धांत, संलयन सिद्धांत, या इसी को कहा जाता है टकराव सिद्धांत, इसी को कहा जाता है टकराव सिद्धांत। ठीक है, इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। दो प्रमुख सिद्धांतों के बारे में हमें सीखना है, किससे संबंधित, वर्षण से संबंधित। पहले सिद्धांत के बारे में थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। पहला सिद्धांत क्या है हमारा, पहला सिद्धांत है क्या, हिम क्रिस्टल सिद्धांत। ठीक है,
हिम क्रिस्टल सिद्धांत। देखिए अगर एग्जाम की हम बात करें, चूंकि हम क्रैश कोर्स में पढ़ रहे हैं, तो क्रैश कोर्स में जाहिर सी बात यहाँ पे मोटिव होता है कि आप चीज़ों को आसानी से रिवाइज कर लें, कहीं ना कहीं आप पढ़े होते हैं। तो इस टॉपिक से प्रश्न जो आता है सबसे महत्वपूर्ण होता है कि आइस क्रिस्टल सिद्धांत यानी हम हिम क्रिस्टल सिद्धांत दिया किसने था। तो टी बर्गरान थे, टी बर्गरान, टॉर बर्गरान इनका नाम था। तो इन्होंने दिया था 1933 में। इसे नॉर्वे के विद्वान, नॉर्वे के एक विद्वान है टी बर्गरान ने 1933 में दिया था। इस सिद्धांत को 1933 में दिया था किसने? टी बर्गरान ने। टी बर्गरान के साथ साथ फंडीसेन का भी योगदान था, इसलिए बर्गरान फंडीसेन योगदान भी इसे कहा जाता है, बर्गरान फंडीसेन सिद्धांत भी कहा जाता है। आपको जानना है इस सिद्धांत के बारे में, ये सिद्धांत है क्या, इस सिद्धांत के बारे में जानना है, ये सिद्धांत है क्या। सिंपल सी बात है, मैं पहले बता देता हूं फिर आपको लिखा देता हूं। इन्होंने ये कहा कि जब हम ऊंचाई पर जा रहे होते हैं, ऊंचाई पर क्या होता है, टेम्परेचर कम हो रहा होता है, तापमान कम हो रहा होता है। कोई भी गैस जैसे जलवाष्प पृथ्वी की सतह से जब ये ऊपर जा रही होगी, जाने के बाद धीरे धीरे ठंडी होती है, एक निश्चित समय के बाद एकदम से ठंडी हो जाती है। बर्गरान का सिद्धांत यानी हिम क्रिस्टल सिद्धांत क्या कहता है, एक ऐसी अवस्था आती है जहां पर हिम और जल दोनों साथ साथ होते हैं। ठीक, हिम और जल दोनों साथ साथ होते हैं। हिम और जल का जब मिश्रण हो जाता है, ऐसी कंडीशन में वर्षण की संभावना बढ़ जाती है। बर्गरान महोदय ही बताते हैं कि यहाँ पर जो जल की बूंद है वह बर्फ के रूप में चलती है, ठीक, आइस के रूप में ऊपर से चलती है, क्योंकि बहुत ऊंचाई से आ रही है, आइस के रूप में आ रही है, यानी बर्फ के रूप में आ रही है। और आने के साथ साथ रास्ते में इसको बहुत ज़्यादा घर्षण का सामना करना पड़ रहा है। और जैसे जैसे नीचे यहाँ पे आ रही, यहाँ पे तापमान यानी टेम्परेचर भी बढ़ता जा रहा है। ऐसी कंडीशन में यह बर्फ धीरे धीरे पिघलती हुई आ रही है, ठीक, पिघलती फिर टकरा के टूटती, कई खंडों में बढ़ती हुई आ रही है। कई बार तो ऐसा होता है यहाँ से चलने वाली जो आइस है या बीच में ही वाष्पीकृत हो जाती, धरातल तक पहुँचती ही नहीं, यानी बरसात वहाँ से चली है लेकिन धरातल तक पहुँचते ही नहीं, ठीक। और कई बार ये आइस के छोटे टुकड़े भी पहुँचते हैं और कई बार जल की बूंदें ही पहुँचती हैं, ठीक है। तो आपको ये समझना है क्या इस सिद्धांत क्या कहलाता है, ये सिद्धांत कहलाता है बर्गरान फंडीसेन सिद्धांत। बस इतनी सी बात इसमें जाननी थी। इसका नाम पूछा जाता है किस विद्वान ने दिया था। इस थियरी के बारे में थोड़ी सी एक लाइन हम लिख लेते हैं, क्या, ऐसी मेघ राशियों से जिसमें ऐसी मेघ राशियों जिसमें हिमांक से नीचे तापमान पर जल एवं हिम साथ साथ पाए जाते हैं। इन सिद्धांत की व्याख्या किया था हिम क्रिस्टल सिद्धांत के नाम पर, ठीक है। आगे बात कर लें। हिम क्रिस्टल सिद्धांत के बाद जो दूसरा सिद्धांत है वो क्या है, वो टकराव का सिद्धांत है, ठीक है। कोलिजन थियरी है, यानी टकराव का सिद्धांत। आई होप क्लियर होगा। दूसरे थियरी के बारे में बात कर लेते हैं, टकराव का सिद्धांत। टकराव या इसी को कहेंगे सिद्धांत, या कहेंगे क्या, संलयन सिद्धांत। देखिए दोनों शब्द में अंतर लग रहा होगा आपको, इसकी इंग्लिश देखेंगे तो कोलिजन ही कहते हैं, ठीक। संलयन का मतलब एक दूसरे का मिलना। अब देखिए वायुमंडल में ऊपर जब देखेंगे, यहाँ पे बहुत से आइस पार्टिकल ऐसे भ्रमण कर रहे होंगे, ठीक। ये जब भ्रमण कर रहे होंगे तो आपस में टकराते भी हैं, और इनके टकराने की वजह से क्या होता है, ये जब टकराएंगे तो आपस में मिलेंगे। मिलने के बाद क्या होती है, ये जल की बूंद जो छोटी सी थी, ये धीरे धीरे और जल की छोटी छोटी बूंदों से मिलकर बड़ी बूंद बन जाती है, ठीक। जल की छोटी बूंद जो थी और छोटी छोटी बूंदों से मिलकर यह बड़ी बूंद बन जा रही है। देखिए जब जल की बड़ी बूंद बन जा रही है, हमारे वायुमंडल की एक क्षमता है, यहाँ पर जो जल की बड़ी बूंद बन रही वह समेकन और समेटन, या कह सकते हैं क्या, सम्मिश्रण
और समेटन यानी इकट्ठा करने, कोलेक्स होकर बड़ी बूंदें जो बन रही है, एक निश्चित सीमा तक वो बड़ी बनकर तो वहां पर रह जाएगी, लेकिन लगातार यहाँ पे छोटी छोटी जल की बूंदें इसके आसपास जमा होती जा रही हैं, ठीक, इसके आसपास जमा होती जा रही है। इससे एक कंडीशन ऐसी आती है कि वायुमंडल की अपनी क्षमता खो जाती है इसको रोकने की, ठीक, यह इसको रोक नहीं पाती है। जब यह इसे रोक नहीं पाएगी तो क्या होगा, यह तीव्र वेग से पृथ्वी की धरातल की ओर जाएगी। अब पृथ्वी की धरातल की ओर क्यों जाएगी, क्योंकि पृथ्वी से हमारे लग रहा गुरुत्वाकर्षण बल, तो यह अपनी ओर आकर्षित करेगी। ऐसे में जब तीव्र वेग से आ रही, यहाँ से बड़ी बूंद थी, ये बूंद विखंडित होती जाएगी, आती जाएगी, विखंडित होती जाएगी, आती जाएगी, और धरातल पर कुछ पहुंचेगी, कुछ नहीं भी पहुंचेगी, ठीक है। इसी को क्या कहा जाता है, संलयन सिद्धांत। संलयन का मतलब आप समझ गए होंगे, जल की छोटी छोटी बूंदों का बड़ी बूंदों में बदल जाना। बस इतनी सी ही बात है, आपको जानना है। इसके विद्वान के बारे में पूछा जाता है कि किसने इसके बारे में बताया था, तो एक विद्वान है जिनका नाम है E.G. बोवेन, ठीक। किसने बताया था, E.G. बोवेन, इन्होंने बताया था। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के एक क्षेत्र पर अध्ययन किया था, ठीक, वहां पर अध्ययन किया था क्लाउड के बारे में, बादलों के बारे में। अगर उसके हम नाम की बात करें तो इन्होंने कहा था क्या, मेघ भौतिकी। इन्होंने मेघ भौतिकी का अध्ययन किया था, किसने, E.G. बोवेन ने, ठीक। इसमें इन्होंने क्या बताया, इसके बारे में भी थोड़ा सा हमें जान लेना है। क्या, वर्षा बूंदों का निर्माण, वर्षा बूंदों का निर्माण अभी जो हमने बताया वही आपको लिखना है। क्या, सम्मिलन और समेटन प्रक्रिया से होता है। सम्मिलन और समेटन प्रक्रिया से होता है, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये थोड़ी सी आपको ये टॉपिक नया लग सकता होगा। ये चीजें जनरली वर्षा वाले क्लास में क्या किया जाता है, वर्षा के बारे में बात कर लिया जाता है, ठोस द्रव गैस के बारे में बात कर लिया जाता है, वर्षण के प्रकार के बारे में बात कर देते हैं, बाकी छोड़ दिया जाता है। प्रश्नों के माध्यम जब प्रश्नों को हम हल करते हैं तो वहाँ पे देख लेते हैं आइजक्रिस्टल सिद्धांत किसने दिया था, बर्गनान को जान लेते हैं, और यहाँ पर टकराव सिद्धांत के बारे में E.G. बोवेन को जान लेते हैं। बस इतना ही बताया जाता है। तो थोड़ा सा हमने इसको बताने की कोशिश किया कि ये आपको समझ में आ जाए चीजें कि ये है क्या, जो हम आज तक रटते आ रहे थे। आते हैं वर्षण के विभिन्न रूपों के बारे में पढ़ते हैं। किसकी बात हो रही है, वर्षण के रूप। वर्षण के रूप, ध्यान से देखिएगा, हम बात करें यहाँ पे वर्षण के रूप की। वर्षण के 3 रूप हो सकते हैं। पहला, एक होता है गैसीय रूप, अभी लिखा भी था हमने, गैसीय रूप, ठीक। दूसरा होता है क्या, तरल रूप या द्रव, और जो तीसरा भाग होता है उसे कहा जाता है क्या, ठोस या सॉलिड। ठोस या सॉलिड। जब हम वर्षण की बात कर रहे हैं तो आप इस बात को जान रहे हैं क्या, आप इस बात को जान रहे हैं कि मैं कह रहा हूं यहां पे, मैं यहां पे ये कह रहा हूं कि जो वायुमंडलीय जलवाष्प है यह जल की बूंदों में, या कह सकते हैं जल के विभिन्न रूपों में बदलकर जब पृथ्वी के धरातल तक पहुंचता है उसी को हम क्या कहते हैं, वर्षण, ठीक है। पृथ्वी के धरातल तक पहुंचता है उसी को हम कहते हैं वर्षण। विभिन्न रूपों की बात हो रही है, यह गैस के रूप में भी आ सकता है, द्रव के भी रूप में आ सकता है, ठोस के रूप में आ सकता है। आइए देखते हैं गैस के रूप में आएगा तो क्या क्या बनेगा, ठीक। आप ओस का नाम जानते होंगे, ओस जानते ही हैं, अभी पिछले दिन हमने पढ़ा था ओस यानी ड्यू। जब ओस पड़ती है तो क्या आप देखते हैं, सुबह सोकर उठते हैं, धरातल पर जो घास है, पत्तियां, वहां पे जल की बूंदें देखते हैं, और अगर पूरी रात आप बाहर खड़े हैं तो क्या आपको इस बात का अंदाजा लगता है कि जल आ रहा ऊपर से? नहीं लगता है। वो आता कैसे, वो गैसियस फॉर्म में एकदम फुहारे जैसा इतना छोटा छोटा आएगा कि आप कभी अनुभव कर पाते, कभी नहीं भी कर पाते, ठीक है। तो ये क्या है, ये वर्षण का एक रूप है, और किस रूप में है, ये गैसियस रूप में, गैसियस फॉर्म में है, ठीक है। दूसरे की हम बात करें, गैसियस के बाद अगर हम बात करें तो जो होता है वो होता है आपका पाला या तुषार, ठीक। पाला या तुषार, पाला या तुषार, ये भी क्या है, वर्षा का एक रूप है, ठीक, गैसियस फॉर्म में। क्लियर है इतनी बातें, पाला या तुषार हो गया। इसके बाद अगर हम तरल की बात करें, तरल में क्या आता है, देखिए तरल वाले काफी इंपॉर्टेंट है,
हिंदी इंग्लिश में कंफ्यूजन रहता, इसलिए हम दोनों नामों का यहाँ पे प्रयोग करने चल रहे हैं। आप इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। किसकी बात करें हम? सबसे पहले हम बात करेंगे क्या? फुहार। फुहार, कई बार ऐसी वर्षा होती है जैसे लगता है फुहार चल रहा है, पूरा एकदम स्प्रे हो रहा है पानी का, और हवा के साथ ये तेजी से चलती है। इसी को क्या कहा जाता है? फुहार यानी ड्रिजलिंग। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? ड्रिजल। इंग्लिश में इसको कहते हैं हम ड्रिजल। यहां तक बातें आपको समझ में आ गई हैं? आ गई तो बढ़िया। ड्रिजल, इसका नाम क्यों पड़ा है, इसकी साइज क्या होती है, इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। ड्रिजल के बाद नंबर आता है किसका? मिजल का। देखिए यह भी एक प्रकार का फुहार ही होता है, मिजल भी एक प्रकार का फुहार होता है, बस इसके साइज में अंतर है, ठीक। फिर से समझिएगा, ड्रिजल भी फुहार है और मिजल भी फुहार ही होता है। अब देखिए हिंदी में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा ना, मिजल, तो आप यहाँ पे मैं मिजल दूसरे कलर से लिख दे रहा हूं जिससे आप इसको नोटिस कर पाए। किसकी बात हो रही? मिजल की, ठीक। कितनी मिजलिंग हो रहा, ड्रिजलिंग हो रहा है, मिजलिंग हो रहा, ये आप अंदाजा लगा पाएंगे, अब देखकर आप इस बात को पहचान पाएंगे। फिर जो तीसरा पार्ट है उसे कहते हैं क्या? जल वृष्टि। क्या कहते हैं उसे? हम कहते हैं जल वृष्टि, या कह लीजिए वृष्टि, केवल वृष्टि कहते हैं। वृष्टि को हम वर्षा के भी नाम से जानते हैं, इसी को इंग्लिश में कहेंगे रेनफॉल, और इसी शब्द का ज्यादा प्रयोग हम लोग करते हैं कि रेनफॉल हो रहा है, रेनफॉल, ठीक। जिस वर्षा को हम आज तक जानते थे वह यही वर्षा हम लोग जानते थे कि रेनफॉल हो रहा, वर्षा हो रही यानी रेनफॉल हो रहा, ठीक। ठीक है, जब ड्रिजलिंग की हम बात करेंगे तो एक चीज आप यहां पर जानते रहिए, जब जल की बूंदों का आकार बहुत छोटा होगा, जल की बूंदों के आकार पर ही ये लिक्विड फॉर्म में, जो जल की बूंदें हैं उनके आकार के आधार पर ही इनका नाम रखा जाता है। ड्रिजल की हम बात करें यानी फुहार की बात करें, इसको भी फुहार करें, अगर कोई जल की बूंद 0.5 मिलीमीटर के बराबर है, उसके आसपास हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? ड्रिजलिंग हो रहा है। कितना? कोई जल की बूंद है, इसका डायामीटर, डायामीटर का मतलब यहां से लेकर यहां तक, ठीक, इसका डायामीटर अगर 0.5 मिलीमीटर, सोच के देखिए कितना छोटा है, उसे हम क्या कहेंगे? ड्रिजलिंग। तो यहां पे लिख दे रहे हैं इस बात को कि इसका डायामीटर कितना होगा? होता है 0.5 मिलीमीटर। ऐसे लिख दो क्योंकि अभी यहां भी लिखना है। इसका डायमीटर होता है कितना? 0.5 मिलीमीटर। उसे हम कहेंगे क्या? ड्रिजलिंग हो रहा, यानी फुहार पड़ रहा। अब इसको भी फुहार कहेंगे, लेकिन इसके डायमीटर की जब हम बात करेंगे तो इसका डायमीटर क्या होता है? ये जो इसका डायमीटर होता है वह होता है 0.5 मिलीमीटर से ज्यादा, मतलब इसका जो व्यास होता है 0.5 मिलीमीटर से ज्यादा होगा, उसे कहेंगे क्या? मिजलिंग। तो इतना ही डिफरेंस है। और आगे हम जलवृष्टि के बारे में बात करते हैं, ठीक है। जलवृष्टि के बारे में बात करेंगे, 0.5 मिलीमीटर से ऊपर यह भी होता है, लेकिन यह 0.5 मिलीमीटर से काफी ऊपर होता है, ठीक। इसकी अगर हम बात करेंगे, वैसे ये दोनों एक ही कैटेगरी में आते हैं, ये दोनों एक ही कैटेगरी में आते हैं, लेकिन इससे 0.5 से थोड़ा ही ज्यादा होता है। जो प्रॉपर 0.5 से ज्यादा होगा उसे कहेंगे क्या? ये जल की बूंदे हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। थोड़ा सा हम ठोस के बारे में देख ले रहे हैं, ठोस के बारे में देख रहे हैं, सॉलिड रूप में क्या क्या चीजें आपको मिल रही है। आपने हिमपात का नाम सुना होगा कि हिम पड़ रहा है, ठीक है, तो उन्हीं चीजों को कहते हैं जैसे हिमपात। पहला क्या है? हिमपात, या इसी को कहते हैं स्नोफॉल, कहते हैं। जो दूसरा सॉलिड रूप है उसे कहते हैं क्या? सहिम वृष्टि। क्या कहते हैं? सहिम वृष्टि। इसको भी देख लीजिए, सहिम वृष्टि क्या होता है, इसको भी देख लेते हैं हम। सहिम वृष्टि, सहिम वृष्टि, या इंग्लिश में इसी को कहते हैं स्लीट। क्या कहते हैं? स्लीट। जो तीसरा पार्ट है उसे कहते हैं उपल वृष्टि, उपल वृष्टि, या कहते हैं इसके इंग्लिश में कहते हैं क्या? हेल स्टॉर्म, हेल स्टॉर्म, ठीक है, समझ गए होंगे। देखिए ध्यान से, कुछ कंफ्यूजन की बातें इसको ध्यान से देख लीजिए। यहां पर
जो मैं हिमपात की बात कर रहा हूँ, सहिमवृष्टि की बात कर रहा हूँ, उपलवृष्टि की बात कर रहा हूँ, ये सब ओले ही हैं, एक प्रकार के बर्फ के टुकड़े जो धरातल तक आते हैं। ये कितनी साइज के हैं, इन्हीं साइज के आधार पर इन्हें अलग अलग नामों से हम जानते हैं। जब हम बात करेंगे हिमपात की यानी स्नोफॉल की, तो स्नोफॉल की साइज क्या होती है, ये थोड़े से छोटे होते हैं। जब हम बात करते हैं सहिमवृष्टि की, तो सहिमवृष्टि में दो चीजें आती हैं। सहिमवृष्टि में दो चीजें आती हैं, कौन कौन सा, रेनफॉल और स्नोफॉल दोनों आ जाता है। स्लीट जो होता है यहां पर सहिमवृष्टि यानी स्लीट के अंतर्गत आप इसको देख लीजिए, जो स्लीट होता है यानी सहिमवृष्टि जो होता है, सहिमवृष्टि के अंतर्गत इसमें रेनफॉल और स्नोफॉल दोनों होता है। ठीक, यानी यहाँ पे छोटे और बड़े दोनों प्रकार के ओले एक साथ जब गिरने लगे तो उसे हम क्या कहेंगे, स्लीट हो रहा। ठीक, नई चीजें हैं, कंफ्यूजिंग बना सकती हैं, तो आपको परेशान नहीं होना। इसके डायमीटर की हम बात करें उपलवृष्टि की, ये 5 से लेकर 50 मिलीमीटर के बीच इनके बूंदे होती है, 5 से लेकर 50 मिलीमीटर के बीच। ठीक, चलिए कभी जब मैच कराने को आएगा तो वहां पे गलतियां हो सकती हैं, गलतियां आपको नहीं करनी। आते हैं अगले पॉइंट की तरफ बढ़ लेते हैं। ठीक, ये चीजें आप लिख लिए होंगे, आगे बढ़ लें। इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, जब वर्षण के रूपों को हम लोगों ने देख लिया, फिर हम बात करेंगे क्या, जल वृष्टि या जल वर्षण के बारे में। इसके बारे में कुछ लिखने की जरूरत तो नहीं, एक बार आप कमेंट करके बता दीजिए इतनी बातें आपको समझ में आई हैं कि नहीं। आप लोग कमेंट कर दीजिए एक बार, समझ में इतनी चीजें आ गई हैं कि नहीं। इतनी बातें आप लोग को समझ में आ गई हैं कि नहीं, आ गई हैं, आर के वाई कह रहे हैं। और लोग को नहीं आई है, नहीं आई है तो बताइए, मैं फिर से बात करता हूँ इसके बारे में। आ गई है, आ गई है, आ रही है, आ रही है। चलिए झूठ मत बोलिएगा, क्योंकि यहाँ झूठ बोलेंगे तो एग्जाम में फंसेंगे आप। देखिए वर्षण के रूप और वर्षण के प्रकार में क्या डिफरेंस होता है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। वर्षण के कौन कौन से रूप होते हैं, ये गैसीय रूप में होगा तो ये चीजें होंगी, तरल रूप में होगा तो ये होगी, और वहां पे ठोस रूप में होगा ये सारी चीजें होंगी। तो हमने तीनों चीजों को देख लिया। अब हम बात करेंगे वर्षण के प्रकार। वर्षण के प्रकार, वर्षण के प्रकार। जब वर्षण के प्रकार की हम बात कर रहे हैं तो ध्यान से समझिएगा, ये वर्षण का प्रकार ही था। यहां पर एक टर्म हमने प्रयोग किया था, जल वृष्टि या सहिमवृष्टि, जल वृष्टि या वृष्टि। जब हम वर्षण के प्रकार की बात कर रहे होते हैं तो एक्चुअली हम इसी की बात कर रहे होते हैं, क्योंकि हम जल वर्षा के बारे में पढ़ने वाले हैं, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ रखा है, जल वर्षा के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो जब हम वर्षण के प्रकार की बात कर रहे हैं तो एक्चुअल में जल वृष्टि के ही बारे में बात कर रहे होते हैं। क्लियर है यहाँ पर। चलिए, तो कह सकते हैं क्या, वर्षण के प्रकार, या कह सकते हैं जल वृष्टि, जल वृष्टि, या कह सकते हैं वर्षण के प्रकार। देखिए दोनों वर्षण का रूप है, इसी में देखिए प्रमुख रूप से अगर देखें तो वर्षा 3 प्रकार की होती है। वर्षा 3 प्रकार की होती है। देखिए अब हम वर्षा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, आ यहाँ पर जानिए। वर्षा 3 प्रकार की जो होती है, जो प्रमुख प्रकार है उसे हम कहते हैं क्या, संवहनीय वर्षा। इसे कहते हैं संवहनीय वर्षा या कन्वेक्शनल, कन्वेक्शनल रेनफॉल। ठीक, जो दूसरा प्रमुख प्रकार है उसे हम कहते हैं पर्वतीय वर्षा। क्या कहते हैं उसे, उसे कहा जाता है पर्वतीय वर्षा। पर्वतीय वर्षा या ओरोग्राफिक, ओरोग्राफिक रेनफॉल। जो तीसरा टाइप है उसे कहा जाता है क्या, वाताग्री, वाताग्री वर्षा, या इसी को चक्रवाती वर्षा भी नाम दिया जाता है। वाताग्री वर्षा को क्या कहते हैं इंग्लिश में, फ्रंटल, फ्रंटल, फ्रंटल रेनफॉल। ठीक, देखिए अब आप लोग के मन में एक सवाल आ रहा होगा, यहाँ पे कहीं मानसूनी वर्षा के जिक्र हम नहीं कर रहे हैं।
मानसूनी वर्षा का जिक्र भाइयों इसलिए नहीं करें कि मानसूनी वर्षा कोई वर्षा का प्रकार नहीं होता है। एक्चुअल में जब मानसूनी वर्षा है वह पर्वतीय वर्षा ही है। ठीक, पर्वतीय वर्षा ही है। जो मानसूनी वर्षा होती है वह पर्वतीय वर्षा ही होती है, इसलिए मानसूनी वर्षा वर्षा का कोई अलग प्रकार नहीं। ठीक, तो तीन प्रमुख प्रकार होते हैं, वर्षण के या वर्षा के या जलवृष्टि के। कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन आपको यहाँ पे नहीं होना चाहिए और आई होप होंगे भी नहीं आप। ठीक है, चलिए हम पहले वर्षल के बारे में बात कर लेते हैं, संवहनी के बारे में बात कर लेते हैं। आपको क्या देखना है यहाँ पे, संवहनी वर्षा। किसकी बात हो रही है, संवहनीय वर्षा। संवहनी वर्षा किसे कहेंगे? देखिए संवहनी वर्षा का जो मोटिव होता है उसको समझ लीजिए, संवहनी वर्षा होती कैसे है। आपने जब पढ़ा था विषुवतरेखी प्रदेश के बारे में तो वहां पे हमने देखा था संवहनी वर्षा कैसे होती है। संवहनी वर्षा होने का तात्पर्य क्या, आप ऐसे समझिए, एक ऐसी स्थिति बनती है जैसे हमारी पृथ्वी का धरातल है, अर्थ का सरफेस है, तो यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, यानी यह सतह होगी गर्म। ठीक, जब सतह गर्म होगी तो यहाँ की वायु ऊपर उठती है। ठीक, यहाँ की वायु ऊपर उठेगी, जब ऊपर उठेगी धीरे धीरे वह ठंडी होगी, ठंडी होने के बाद एक ऐसा समय आएगा कि वह उसकी सापेक्ष आर्द्रता बढ़ जाती है, सापेक्ष आर्द्रता बढ़ेगी, संघनन होगा, संघनन होगा तो बादल बनेगा, बादल बनेगा तो वर्षा होगा। तो संवहनी वर्षा कहाँ पर होगी, अगर आपसे लोकेशन पूछा जाए तो आपको पता होगा कि एक ऐसे क्षेत्र की हम बात करें जहाँ पे तापमान ज्यादा होगा। तो वह क्षेत्र कौन से होगा, वह उष्ण और उपोष्ण दोनों क्षेत्र होता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं, एक ग्राफ के माध्यम से ही इसको देखेंगे। तो ग्राफ से देखेंगे तो ये आसानी होगी कि आप उसको समझ पाएंगे, बढ़िया से समझ पाएंगे। ठीक है, लिखा दें इसके बारे में कुछ, चलिए लिख ही देते हैं इसके बारे में कुछ, ध्यान से देखिएगा बस। संवहनी वर्षा, संवहनी वर्षा ऐसे क्षेत्रों में अधिक होती है, अधिक होती है जहां पर धरातल, धरातल अधिक गर्म हो जाए, अधिक गर्म हो जाए तथा, देखिए धरातल के अधिक गर्म हो जाने से ही संवहनी वर्षा नहीं होगी। क्यों, क्योंकि मरुस्थलीय क्षेत्रों में तापमान ज्यादा होता है लेकिन वहां पे संवहनी वर्षा नहीं होती। इसका एक और प्रमुख कारण क्या हो उसको देख लीजिए, तथा जलवाष्प की, तथा जलवाष्प की प्रचुर मात्रा उपलब्ध हो, गर्म हो जाए तथा जलवाष्प की प्रचुर मात्रा उपलब्ध हो। ये दो कंडीशन होती है तो वहां पर होगी क्या, संवहनी वर्षा। ठीक, अब ये अगर इसके क्षेत्र की बात करें, जाहिर सी बात है जो विषुवतरेखीय क्षेत्र है, यानी 5 डिग्री से 5 डिग्री, आप देखेंगे ये 5 डिग्री नॉर्थ है और ये 5 डिग्री साउथ है, इन दोनों के बीच में जो मिलने वाला क्षेत्र है इसी को क्या कहा जाएगा, विषुवतरेखीय प्रदेश। और यहाँ पर आप जानते हैं इसकी विशेषता के बारे में, यहाँ पे तापमान ज्यादा होता है, तापमान ज्यादा होता है यहाँ पे वनस्पति, तापमान ज्यादा होने के साथ साथ क्या होगा, हवाएं गर्म होकर ऊपर उठेंगी, जब गर्म होकर ऊपर उठती हैं तभी तो जाके ऊपर ठंडी होती है और दो शाखाओं में बढ़कर उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी में गिरती है। इन बातों को हम लोगों ने सीख लिया, इसलिए बहुत ज्यादा डीप में यहाँ पे जाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए कहां पर होगी इसको समझ लिया आप लोगों ने, और इसके बारे में एक बात और आपको बताना चाहते हैं। स्पेशली अगर देखें इसे किन किन क्षेत्रों में कहें तो क्षेत्रों का भी नाम हम यहाँ पे लिख सकते हैं। कौन कौन से क्षेत्र होंगे, ये कि एक तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होगा, ठीक है, ये कह सकते हैं क्या, संवहनी वर्षा, संवहनी वर्षा उष्ण एवं उपोष्ण, उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, क्षेत्रों में होती है।
होती है, परंतु उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, उष्णकटिबंधीय या इसी को कहेंगे क्या, विषुवत रेखीय, विषुवत रेखीय क्षेत्र में, क्षेत्र में इनकी अधिकता है, इनकी अधिकता है। जो कन्वेक्शनल रेनफॉल की हम बात कर रहे हैं, जो विषुवत रेखीय क्षेत्र होते हैं, यहां तक कि यहाँ पे रोज वर्षा होती है। रोज क्या होता है, यहाँ पे तापमान ज्यादा रहेगा, तापमान यानी सूर्य तप की मात्रा ज्यादा मिल रही होती है। दोपहर के बाद बादल बनेंगे, 2 बजे के आसपास यहाँ पे वर्षा हो जाएगी डेली, फिर रात में मौसम साफ। डेली ये प्रक्रिया होती है, डेली सुबह में धूप, इसके बाद बादल का बनना, बादल का बनना, वर्षा का होना, ये प्रक्रिया चलती रहती है। संवहनी के बारे में आपने इतनी बातों को जान लिया, आप इसके प्रोसेस को भी जान लिए कि क्यों ऐसा, जब धरातल गर्म होगा, गर्म होने के बाद ये वर्षा होती और किन क्षेत्रों में होती, इस बात को भी हम लोग जान लिए हैं। ठीक है, इसके बारे में एक ग्राफ से चीजों को हम समझ लेते हैं, संवहनी वर्षा के बारे में। ठीक है, इसको एक ग्राफ के बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है, धरातल गर्म होता है, जैसे ये पृथ्वी की सतह है, एर्थ, एर्थ सरफेस। आपको ये फिगर याद रहेगा तो आप आसानी से आप उसको बता भी पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, धरातल का गर्म होना, धरातल का गर्म होना। ठीक, यह प्रक्रिया होगी। जब धरातल गर्म होगा तो इसके बाद क्या होगा, गर्म वायु का ऊपर उठना, या कह सकते हैं क्या, गर्म वायु का ऊपर उठना, ऊपर उठना, या इसी को कहते हैं क्या, आरोहण। ठीक, आरोहण। देखिए, गर्म वायु ऊपर उठ रही है, इसका आरोहण होगा। तो आरोहण होने के बाद क्या होगा, ये धीरे धीरे ठंडा होगी। ठीक, ये धीरे धीरे क्या होगी, ठंडा होगी। तो ठंडा होगी, क्या होगा, तो आप इसी को कह सकते हैं क्या, वायु के तापमान में कमी। तीसरे स्टेप में क्या होगा, वायु के तापमान में गिरावट, वायु के, वायु के तापमान में कमी होगी। ठीक, जब वायु के तापमान में कमी होगी तो क्या होगा, तापमान और सापेक्षिक आर्द्रता में एक संबंध होता है, इस बात को हम जान ही रहे होते हैं। तो जब वायु के तापमान में कमी होगी तो क्या होगा, सापेक्ष आर्द्रता बढ़ जाएगी। आप जानते हैं कि जैसे हम पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर डाउन हो जाता है। जब टेम्परेचर डाउन होगा तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर भी वही होगा, जब वायु के तापमान में कमी होगी तो क्या होगा, सापेक्ष आर्द्रता में वृद्धि हो जाएगी। तो क्या होगा, सापेक्ष आर्द्रता में वृद्धि। जब सापेक्ष आर्द्रता में वृद्धि होगी, सापेक्ष आर्द्रता जब 100% हो जाएगा तो क्या होगा, संघनन की क्रिया प्रारंभ होगी। ठीक है, तो यहां पे सापेक्ष आर्द्रता बढ़ने के बाद क्या होगा, यहां पे होगा संघनन, संघनन की क्रिया होगी प्रारंभ, संघनन की क्रिया प्रारंभ। जब संघनन की क्रिया प्रारंभ हो जाएगी तो क्या होगा, यहां पे होगा, यहां पे बनेंगे बादल। तो क्या होगा, बादल बनेगा, और बादल बनने के बाद क्या होगा, यहां पे इसके अगले स्टेप को यहां पे दिखा दे रहे, फिर क्या होगा आपका वर्षा। और कैसा वर्षा होगा, ये होगा संवहनी, संवहनी वर्षा। आई होप ये बातें आप बढ़िया से समझ गए होंगे। इसके प्रोसेस क्या है, प्रोसेस को आप सीख गए हैं। धरातल पहले गर्म होगा, जब गर्म होगा तो वायु ऊपर उठना शुरू करेगी, वायु जैसे ऊपर उठना शुरू करेगी, धीरे धीरे इसके तापमान में कमी होगा। जब तापमान में कमी हो जाएगा, सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ जाएगी, सापेक्ष आर्द्रता यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, तो क्या होगा, संघनन प्रारंभ हो जाएगा। संघनन के बाद बादल, बादल के बाद वर्षण, और कौन सा वर्षण, संवहनी। ठीक, इस ग्राफ को, इस फिगर को आप याद रखिएगा, तो आप संवहनी वर्षा को कहीं भी आराम से एक्सप्लेन कर लेंगे। ठीक, चलिए, ये तो हो गया पहला टाइप, और इसके बारे में एक दो नोट आपको लिखा दे रहे हैं, संवहनी वर्षा से संबंधित कुछ विशेष तथ्यों को लिखा दे रहे हैं। पहला पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, पहला पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि मानसूनी वर्षा को, चलिए इसको मैं लास्ट में लिखाता हूं, लास्ट में इसलिए कि आप थोड़ा सा, आपको मोटिवेशन बना रहेगा कि आगे कुछ सीखने वाले हैं। जो दूसरा प्रकार है हमारा, वो क्या है, पर्वतीय वर्षा।
दूसरा क्या, पर्वतीय वर्षा यानी ओरोग्राफिक रेन। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि हम इसी वर्षा से लाभ प्राप्त करते हैं, यानी वर्षा का यही रूप हमें डायरेक्टली देखने को मिलता है हम जिन क्षेत्रों में रहते हैं, अगर हम उसकी बात करें तो। ठीक है, देखिए जब आर्द्र पवन चलती है, कहीं से आर्द्र पवन चलती है और किसी पर्वतीय क्षेत्र से टकराती है, जैसे यहां से कोई आर्द्र पवन चली है और ये आर्द्र पवन चूंकि पर्वतीय क्षेत्र है, यहां से ये आ रही कहीं से, ठीक, यहां से ये आ रही है, ये पवन है, जब ये आकर यहां पर जाएंगी पर्वतीय क्षेत्र से टकराएंगी, तो टकराने के बाद क्या होगा, ये ऊपर उठने के लिए बाध्य होती है। भाई जाहिर सी बात, यहां से टकराएंगी, टकराने के बाद इसको छेद करके उस पार तो चली नहीं जाएंगी। ऐसी कंडीशन में चूंकि इनके पास आर्द्रता ज्यादा है, यानी ह्यूमिडिटी ज्यादा है, और ये जो पवने हैं इस प्रकार से टकराएंगे और टकराकर इस पर्वतों के सहारे ऊपर उठने के लिए बाध्य होंगी। ठीक, ऊपर उठने के लिए बाध्य होंगी। अब ध्यान से बात को समझिएगा, साइंस वालों आराम से समझ लेते हैं, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत होती है लोगों को समझने के लिए जो आर्ट से हैं, पर परेशान मत होइए, मैं कोशिश इसलिए करता हूँ। देखिए टीचर भी क्या करते हैं ना, जानते हैं कि ये आर्ट का विषय है तो लोगों को समझने में आसानी नहीं होती है, दिक्कत होती है, तो मोटा मोटा बता के भाग जाते हैं। लेकिन मैं आपको कमज़ोर नहीं बनाना चाहता, आपको कमज़ोर इसलिए नहीं बनाना चाहता कि मेरा ये मानना है कि आप इसको पढ़ रहे हैं तो कल पढ़ाएंगे भी, तो उस प्रकार से चीज़ों को जानें। यहाँ पर आर्द्र वायु जब यहाँ से टकराती है तो ऊपर उठने के लिए बाध्य होती है। जब ऊपर कोई भी हवा उठेगी तो तापमान में गिरावट होगी होगी जब तापमान में गिरावट होगी तो सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ेगा। सापेक्षिक आर्द्रता जब बढ़ेगा तो संघनन होगा, और जब संघनन होगा तो बादल भी बनेगा, और बादल बनेगा तो वर्षा होगी। यही कारण होता है कि जो पर्वत के सामने पड़ने वाले क्षेत्र हैं, यानी जो पर्वत के भिमुख हैं या पर्वताभिमुख जिसे कहते हैं अपवर्ड साइड, तो यहाँ पे वर्षा की मात्रा आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ से आर्द्र हवाएं टकराकर ऊपर उठ रहे हैं, संघनन हो रहा, बादल बन रहे हैं और वर्षा हो रही है। और वर्षा की जो मात्रा है इसकी ऊंचाई पर ज्यादा होगा, इसकी तुलना में यहाँ पर कम होगा, यानी इस ऊंचाई वाले क्षेत्र पर ज्यादा होगा, इसकी तुलना में यहाँ पर कम होगा। वहीं अगर हम अपोजिट दिशा में देखें, इस साइड में वर्षा का अभाव मिलेगा या कम मात्रा में वर्षा होगी। क्यों? क्योंकि ये हवाएं आएंगे ऐसे टकरा के ऊपर निकल गई और ऊपर तो चली नहीं जाएंगे, यहाँ पे वर्षा करेंगी, वर्षा करने के बाद जितना पॉसिबल होगा फिर धीरे धीरे ये ठंडी होंगी, ठंडी होने के बाद कुछ मात्रा फिर इधर से वापस आना शुरू हो जाएंगी। ठीक, आना, ये चक्र इनका चलता रहेगा, इस प्रकार से ये चक्र इनका चलता रहेगा। कुछ हवाएं थोड़ी बहुत इधर जाएंगी, है ना, इधर कुछ हवाएं थोड़ी बहुत जाएंगी, लेकिन जो थोड़ी बहुत हवाएं जा रही हैं तो ये इसके आसपास वर्षा नहीं करेंगी, या ऐसे निकल जाएंगी, इसको रुकते रुकते आते आते समय लग जाएगा। तो यानी इसके जो आसपास वाला क्षेत्र है यहाँ पे वर्षा की मात्रा का अभाव होता है, कम होता है। इसे कहते हैं पर्वताभिमुख, या विमुख का मतलब पीछे यानी पीठ वाले हिस्से में, या लीवर्ड साइड। ठीक, इसके बारे में थोड़ी सी और बातों को लिख लेते हैं। ये स्टेप आपको समझ में आ गया होगा, हमें लगता है ये आपको बताने की बहुत इसमें ज़रूरत और चीज़ें नहीं होंगी, और अगर समझ गए होंगे तो आप थोड़ा सा आप बताइए, फिर मैं इसके बारे में 2-3 लाइन लिख देता हूँ जिससे आप आसानी से चीज़ों को जान पाए। कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूँ, फिर इस पर बात हो रही है। देखिए 2 तरीके से इसको लिखा जा सकता है। एक तो हम ऐसा लिख दें, एक तो हम ऐसा लिख दें कि यहाँ पे एक कहानी की तरह, चलिए थोड़ा सा लिख दे रहे हैं फिर बता रहे हैं आप। जब आर्द्रता युक्त हवाएं, आर्द्रता युक्त हवाएं किसी पर्वतीय ढाल से, किसी पर्वतीय ढाल से टकराती हैं, टकराती हैं, तब ये ऊपर उठने के लिए, ऊपर उठने के लिए बाध्य होती हैं, ऊपर उठने के लिए बाध्य होती हैं, बाध्य होती हैं। ठीक, ऊपर उठने के लिए बाध्य होती हैं, ऊपर जाने के साथ साथ, जाने के साथ साथ, साथ साथ तापमान में गिरावट, तापमान में गिरावट होती है, जिससे जिससे
सापेक्षिक आर्द्रता, सापेक्षिक आर्द्रता में वृद्धि हो जाती है, आर्द्रता में वृद्धि हो जाती है, हो जाती है। भाई जब सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ेगी तो क्या होगा, जाहिर सी बात संघनन होगा और वर्षा होगी। ठीक, सापेक्षिक आर्द्रता में वृद्धि हो जाती है, परिणाम स्वरूप, परिणाम स्वरूप तेजी से संघनन और अंततः तेज वर्षा होती है, तेज वर्षा होती है। इस प्रकार की वर्षा को, इस प्रकार की वर्षा को, वर्षा को पर्वतीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा कहते हैं। समझ गए होंगे कहानी, पर्वतीय वर्षा किसे कहेंगे, है ना। पर्वतीय वर्षा किसे कहेंगे, इसकी कहानी क्या है, इसको आपको बढ़िया से समझ गए होंगे। ठीक, अब इसमें कुछ और पॉइंट को हम देखते हैं। और पॉइंट को देखने का तात्पर्य क्या है, कुछ टर्म को देखते हैं, कुछ शब्द को देखते हैं। यहां पे इसको तो देख ही लिया आपने, आगे देखते हैं अगले पॉइंट को। देखिए, पर्वताभिमुख, या इसे कहेंगे अपवर्ड साइड, अपवर्ड साइड पर तेज वर्षा तथा पर्वताभिमुख, पर्वताभिमुख यानी इसे कहते हैं लीवर्ड साइड। क्या कहते हैं, लीवर्ड, लीवर्ड साइड में वर्षा का अभाव होता है, वर्षा का अभाव या बहुत कम, बहुत ही कम वर्षा होती है, वर्षा होती है। इतनी बातें समझ गए। एक उदाहरण लेते हैं। आप पश्चिमी घाट का नाम सुने हैं, सुने ही होंगे, जाहिर सी बात है। आप नहीं सुने होंगे तो कौन सुनेगा। हम बात करें पश्चिमी घाट का, पश्चिमी घाट को देखेंगे, अगर ऐसे हम पश्चिमी घाट का एक संरचना बना लें, या क्या ये अपवर्ड साइड है, बड़ा सा बनाते हैं थोड़ा सा, ये पश्चिमी घाट मिला लेते हैं, क्या ये वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट। आप वेस्टर्न घाट का, यहाँ पे आर्द्रतायुक्त हवाएं इस दिशा से आती हैं, ठीक, यहां से आ रही होती हैं, यहां से आ रही होंगी, यहां उठने के लिए बाध्य होती हैं, ठीक। इसके आसपास एक क्षेत्र है जिसका नाम है महाबालेश्वर, महाबालेश्वर एक जगह है, और यहाँ पर बहुत ज्यादा वर्षा होती, यहाँ तक कि 600 सेंटीमीटर तक वर्षा आपको देखने को मिलता है महाबालेश्वर। यहीं से थोड़ी ही दूर पर, यहीं से कुछ ही दूरी पर इस अपोजिट साइड में एक जगह पुणे, क्या है, यहाँ पर पुणे एक जगह है, पुणे पर वर्षा होती 60 सेंटीमीटर के आसपास, बहुत कम है। इसकी तुलना में आप देखेंगे यहाँ पे पुणे में वर्षा जो होती है वो बहुत कम है। और ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है कि जो पुणे है यहाँ पे 60 से 70 सेंटीमीटर होती, ये जो पुणे है या लीवर्ड साइड में है, या पवनाभिमुख, पवनाभिमुख, विमुख का मतलब पीछे होता है, ये पवनाभिमुख क्षेत्र है। और यहाँ पर क्या, पवनाभिमुख, पवनाभिमुख। अगर हिंदी में कंफ्यूजन होगा तो आप ऐसे जानिएगा, यह अपवर्ड साइड है, अपवर्ड, ठीक, यानी सामने वाला, और ये पीछे वाला हिस्सा है यानी लीवर्ड साइड, लीवर्ड साइड, ठीक। तो यहाँ पे वर्षा ज्यादा हो रही, यहाँ पे वर्षा कम हो रही, क्यों, क्योंकि यही कारण इसके लिए जिम्मेदार है। इस बात को एक ग्राफ से भी हम समझ सकते हैं। इस ग्राफ को अगर हम समझाने की कोशिश करें तो आप यहां पे देख लीजिए, जैसे आपने वहां देखा था, तो हम क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं क्या, आर्द्र वायु का, आर्द्र वायु का पर्वतों से टकराना, पर्वतों से टकराना। पहली घटना ये घटती है, आप याद करने के लिए आपको बता रहे हैं तरीका, क्योंकि आपको एग्जाम में यहाँ इस चीज को लेके जाना, तो आप जानिए, जब आर्द्र वायु पर्वत से टकराएगी तो क्या होगी, देखिए, ऊपर उठने के लिए बाध्य होना,
या कह सकते हैं क्या, वायु का, या कौन सी वायु, आर्द्र वायु का ऊपर उठने के लिए बाध्य होना, ऊपर उठने के लिए बाध्य होना। भाई ऊपर उसको जाना ही पड़ेगा, बाध्य होना। ठीक, ऊपर उठने के बाद जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा, फिर उससे वही प्रक्रिया, जब ऊपर जाएगा तापमान में गिरावट होगी, तो क्या होगा, तापमान में कमी। तापमान में कमी, किसके तापमान में, यहां पे जिस वायु की बात हो रही है उसके तापमान में कमी होगी। जब तापमान में कमी होगी तो क्या होगा, सापेक्षिक आर्द्रता, सापेक्ष आर्द्रता में वृद्धि, यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी, यानी सापेक्ष आर्द्रता में वृद्धि होगी। जब सापेक्ष आर्द्रता में वृद्धि होगी तो क्या होगा, यहाँ पे संघनन बहुत तेजी से होगा। जाहिर सी बात, संघनन तेजी से होगा, फिर क्या होगा, वर्षा होगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये वर्षा जो होगी कैसी वर्षा होगी, पर्वतीय। कैसी वर्षा होगी, पर्वतीय। अब आपको लगेगा ये भी तो ऊपर जा रहा है, तो हम पर्वतीय क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये पर्वत के सहारे ऊपर जा रहा है, स्वयं से तापमान की वजह से नहीं जा रहा, इसलिए इसे पर्वतीय वर्षा कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, जो हमारे यहाँ मानसूनी वर्षा होती है वो पर्वतीय वर्षा ही है, ठीक, न कि मानसूनी वर्षा कोई अलग वर्षा का प्रकार है। आई होप इतनी बातें आप समझ गए होंगे। तो आज के अंतिम टॉपिक पर हम आते हैं। तीसरा जो प्रकार है हमारा, वाताग्रीय वर्षा। तो तीसरा प्रकार है क्या, वाताग्रीय वर्षा। वाताग्रीय वर्षा, या कहेंगे इसे क्या, फ्रंटल रेनफॉल। वाताग्रीय वर्षा या फ्रंटल रेनफॉल। ठीक, वाताग्र कब बनते हैं, क्योंकि हम वायु राशियों को पढ़े हैं तो वाताग्र को समझना हमारे लिए आसान है। हालांकि हम वाताग्र को पढ़े नहीं, वाताग्र को हमने छोड़े रखा था। वाताग्र और चक्रवात हम एक साथ पढ़ेंगे। आपकी क्लाइमेटोलॉजी लगभग समाप्ति की ओर है, कुछ चीजें हैं 3 दिन में हम खत्म कर देंगे उसको, होली से पहले पहले। हम वाताग्र और चक्रवातों को कल पढ़ेंगे, आप पढ़ के आएंगे तो आपको समझने में और आसानी रहेगा। इसके बाद हम जलवायु का वर्गीकरण पढ़ेंगे। एक विशेष क्लास लेंगे, जो कुछ छोटे छोटे पॉइंट कई जगह पर छोड़े गए हैं जानबूझकर, उसको हम एक ही क्लास में समराइज कर देंगे। ठीक, तो इस प्रकार से हमारा क्लाइमेटोलॉजी होगा फिनिश। फिर हम बढ़ेंगे एक नए यूनिट की तरफ। वाताग्रीय वर्षा क्या होता है इसको आप जान लीजिए। मैं यहाँ तक बातें अगर आपको समझ गए में आ गई हो तो थोड़ा एक बार कमेंट वमेंट करके बता दीजिए, जल्दी से बताइए कमेंट करके, कमेंट कमेंट कमेंट। यहाँ पे बात हो रही है वाताग्रीय वर्षा की, क्या कह रहे हैं आप लोग। रामनिवास साख्या जी कह रहे हैं, जी सर आ रही है, चलिए। आर के वाई आ गई है, चलिए बढ़िया है, ठीक है। अंजलि आ गया। चलिए देखते हैं यहाँ पे वाताग्रीय वर्षा की बात करें, फ्रंटल रेनफॉल की बात करें। देखिए, जब ऐसी कंडीशन बनती है कि एक तरफ से गर्म वायु राशियां आ रही हैं, ठीक, ये गर्म वायु राशियां हैं, कैसी हैं, गर्म वायु राशियां, ठीक, वायु राशि। अब वायु राशि को आप समझने के लिए मोहताज नहीं है, आप इसको इससे परिचित हैं, ठीक। दूसरी तरफ से ठंडी वायु राशि आ रही है, ये क्या है, ठंडी वायु राशि। इसी को हम कहते हैं जब दो विपरीत प्रकृति की वायु राशियां आपस में टकराती हैं। जब आपस में टकराएंगी तो वो आसानी से मिल नहीं पाती है, आसानी से मिल नहीं पाती है। ऐसे होना क्या चाहिए थे, दोनों टकराई आपस में मिल गई, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। ऐसे में ये एक समांतर तल न बनकर एक तिरछा तल बन जाता है। इस प्रकार से ये मिलती है, यानी गर्म वाली ये ऊपर की तरफ जाएगी, ठंडी वाली थोड़ी सी नीचे की तरफ बन जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से आप देखेंगे ठंडी वाली यहाँ पे दबाव बना रही, गर्म वाली यहाँ जा रही, ये दबाव इसका बढ़ता जा रहा है। इस प्रकार से ये चक्रीय रूप ले लेता है, इसी को हम चक्रवात कहेंगे, चक्रवात वाला टॉपिक। पर यहाँ पे जो समझाना चाह रहे हो उसको समझिए। जब ऐसी संरचना बनती है तो यहां पर सामान्य से एक तिर्यक तल बन जाता है, इसी को कहते हैं वाताग्र, इसी को कहते हैं फ्रंट, ठीक। आप ऐसे समझिए, कुछ लोगों का समूह है, सीधे साधे लोग हैं और एक ही कमरे में रहते हैं, और उन्हीं के ग्रुप में सीधे साधे लोग का मतलब यहां पे ये ठंडी वायु राशियां ऐसे रह रहे हैं। वहां पे कुछ उग्र लोग आ जाएं, झगड़ा करने वाले, लड़ाई करने वाले, ज्यादा बातें करने वाले, तो जब उग्र लोग आ जाएंगे तो वो आसानी से इनसे मिल नहीं पाएंगे, ठीक है। यानी झगड़ालू लोग आसानी से मिल नहीं पाएंगे, इनको मिलने में थोड़ा समय लग जाएगा, एक ट्यूनिंग बनाने में। ये भी थोड़ा झगड़ा करना सीखेंगे,
ये झगड़ा करना थोड़ा सा कम करेंगे, तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। इस प्रकार से एक निश्चित समय के बाद दोनों एक दूसरे में मिल पाएंगे, यानी उनका सामंजस्य बन पाएगा। यही कंडीशन होती है हमारे वाताग्र में। ठीक है, गर्म वायु राशि ठंडी वायु राशि दोनों एक दूसरे के क्षेत्र में जा रही हैं, टकराने के बाद वो आसानी से मिलती नहीं है, और आसानी से जब नहीं मिलती है तो क्या होगा, ये गर्म तो इसके पास गर्मी ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा है, और ठंडी वायु राशि नीचे से गर्म हो रही होगी तो ये ऊपर उठ जाएगी। गर्म वायु राशि कहेगी हम जाते हैं, यहाँ से जलवाष्प लिया, ऊपर उड़ गया। जब ऊपर उठेगी फिर ऊपर जाने के बाद उसकी गर्मी धीरे धीरे शांत होगी, ठंडा होना शुरू होगा। जब ठंडा होना शुरू होगा तो क्या होगा, फिर से वही प्रक्रिया सापेक्षता बढ़ जाएगी, संघनन होगा, फिर बादल बनेगा, वर्षा होगा। इस प्रकार की वर्षा को हम कहते हैं वाताग्री वर्षा। आई होप ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए, यहां तक कोई कंफ्यूजन हो आप लोगों को तो आप बता सकते हैं, नहीं तो फिर मैं आगे चलूं। चलें आगे। कुछ कह नहीं रहे आप लोग, समझ पाए कि नहीं समझ पाए? आप लोग इस बात को समझ पाए कि नहीं, आप बता नहीं रहे। लिखते रहिए, कुछ कुछ न कुछ तो लिखते ही रहिए। मैं लिख दूं इसी बात को, चलिए लिख देता हूं। जब जब दो विपरीत प्रकृति की जब दो विपरीत प्रकृति की वायुराशियां वायुराशियां एक दूसरे से टकराती हैं, एक दूसरे से टकराती हैं, तो ये आसानी से आसानी से मिल नहीं पाती। तब समानांतर से भिन्न समानांतर से भिन्न एक एक तिर्यक संक्रमण पेटी एक तिर्यक संक्रमण पेटी का निर्माण करती हैं, जिसे वाताग्र कहते हैं। वाताग्र कहते हैं, जिसे वाताग्र कहते हैं। समझ गए इस बात को? वाताग्र एक्चुअल में है क्या? जब दो विपरीत प्रकृति की हवाएं मिल रही हैं, यहाँ पे वात 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 का अग्रभाग, वात का मतलब हवा, हवा का अग्रभाग, उसी को हम क्या कहेंगे, वाताग्र। जब दो हवाएं आपस में टकरा रही तो आसानी से मिलेंगे नहीं, बल्कि एक तिरछा तल बनाएंगे, या क्षैतिज नहीं जाएंगी, इसके समानांतर भी नहीं जाएंगे, बल्कि एक तिरछा तल बनाएंगी। इसी को क्या कहा जाता है, वाताग्र। और जो वाताग्रों से होने वाली वर्षा को हम क्या कहेंगे, वाताग्री वर्षा। बस इतना ही जानना है। वाताग्रों से होने वाली वर्षा क्या वाताग्री वर्षा कहलाती है। वाताग्री, या इसी को चक्रवाती भी कहते हैं, मैं अगले टॉपिक में समझाऊंगा इसको। वाताग्री वर्षा कहलाती है। क्लियर है? इतनी बातें आप लोग समझ गए होंगे। मैं बढ़ता हूं आगे। ठीक, देखिए आगे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को मैं नोट करा दे रहा हूं, जो कि नोट के रूप में आप नोट करेंगे। नोट के रूप में आप नोट करेंगे। देखिए, नोट का रूप इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि विशेष पॉइंट है, तो विशेष पॉइंट को विशेष तरीके से हम देखेंगे। समझ आ गया राहुल कुमार? लिखने की जरूरत नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं होगी बिल्कुल। ज़्यादातर चीज़ें हम आपको नोट्स के रूप में प्रोवाइड करा ही दे रहे हैं। चलिए, आज की क्लास में हमने जो जो चीज़ का है उसके समराइज पॉइंट में दो तीन पॉइंट को हम लिख देते हैं। आप एक नोट के रूप में इसको लिख लीजिए। नोट, ये नोट नहीं है बल्कि ये प्रश्न ही एक तरीके से, पर इसको आप देखिए कैसे, ये क्या है। देखिए, जो मानसूनी वर्षा होती है उसी को हम पर्वतीय वर्षा कहते हैं। अभी जो बताया हमने उसको लिख दिया जाता है। ठीक, मानसूनी वर्षा को
मानसूनी वर्षा को पर्वतीय वर्षा के अंदर ही रखा जाता है, या कह सकते हैं पर्वतीय वर्षा के रूप में ही देखा जाता है, पर्वतीय वर्षा के रूप में जाना जाता है। ठीक, यानी मानसूनी वर्षा वर्षा का कोई एक अलग प्रकार नहीं है। अगर हम अगले पॉइंट की बात करें, एक विशेष पॉइंट है जो बहुत बार परीक्षा में पूछा गया, उसको हम देख लेते हैं। वो क्या है? जो चक्रवात, हालांकि चक्रवात हम इसको देखेंगे, लेकिन आप यहां से देख लीजिए कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से होने वाली वर्षा, उष्णकटिबंधीय उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से होने वाली वर्षा, चक्रवातों से होने वाली वर्षा, होने वाली वर्षा कैसी होगी? संवहनी वर्षा होती है। संवहनी वर्षा के रूप में होती है, आप कह सकते हैं संवहनी वर्षा के रूप में, संवहनी वर्षा प्रकार की होती है, प्रकार की होती है, संवहनी वर्षा प्रकार की होती है। एक तीसरे पॉइंट को हम समझ लेते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है? शीतोष्ण चक्रवातों से होने वाली वर्षा। अगर आप इस पॉइंट को आज जान रहे हैं तो कल जब हम वाताग्र और चक्रवातों को पढ़ेंगे तो आप आसानी से इसको पहचान पाएंगे। शीतोष्ण चक्रवातों से होने वाली वर्षा, से होने वाली वर्षा, होने वाली वर्षा वाताग्री वर्षा के रूप में होती है, होती है। अब तीनों चीजों को यहाँ पे आप जान चुके हैं, ठीक है। आई होप तीनों बातों को आप यहाँ से जान चुके हैं और इसी को हम समझाने की कोशिश कर रहे थे। आई होप ये बातें आप समझ भी गए होंगे, ठीक है। अब कुछ और मौखिक बातों को हम सीख लेते हैं। अगर हम बात करें कि पर्वतीय वर्षा के, जो हमने बात किया इसको संवहनी के रूप में जान रहे हैं, लेकिन पर्वतीय वर्षा होने के लिए आवश्यक दशाओं की हम बात करें तो आप इसको समझ लीजिए, बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत इसमें नहीं है। देखिए, पहाड़ी अगर पर्वत बहुत ज्यादा ऊंचाई का होगा तो संभावना होगी कि वहां पे पर्वतीय वर्षा ज्यादा होगी। आप ऐसे देख लीजिए एक तरीके से, जैसे मान लीजिए ये छोटी सी पहाड़ी है, छोटा सा पर्वत है, और ये कोई इस प्रकार का भयानक वाला पर्वत है। यहाँ पे आर्द्र पवनें आ रही हैं, आर्द्र आएंगी तो बहुत ज्यादा ऊंचाई तक ये उठ नहीं पाएंगी, तो कहने का मतलब यहाँ पे बहुत अवरोध नहीं उत्पन्न करेंगे तो वर्षा कम होगा। जब ये बड़ी पर्वतीय क्षेत्र है, यानी पर्वतों की ऊंचाई ज्यादा है, तो जाहिर सी बात बहुत ऊंचाई पर जाएंगे, और जितना ऊंचाई बढ़ता जाएगा उस प्रकार से ठंडी होती चली जाएंगी। जब ठंडी होती चली जाएंगी तो जो दो नियम हम पढ़े थे, बर्गरान का नियम जो हमने पढ़ा था, संलयन का सिद्धांत, टकराव का सिद्धांत, ये सारे सिद्धांत यहाँ पे काम करेंगे और यहाँ पे इसके आसपास वाले क्षेत्र में वर्षा की मात्रा ज्यादा होगी, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे इसके लिए प्रमुख कंडीशन क्या होगी? आर्द्र वायु, यानी इसके लिए क्या है? पर्वतों की ऊंचाई, पर्वतों की ऊंचाई। इसके साथ साथ क्या? आर्द्र वायु की उपलब्धता, आर्द्र वायु की उपलब्धता। यहां पे जो पवनें आ रही हैं, जो वायु आ रही है, अगर इसमें आर्द्रता की कमी है तो जाहिर सी बात है जब उसमें ह्यूमिडिटी नहीं होगा तो वर्षा उतनी मात्रा में नहीं कर पाएगी। उसमें ह्यूमिडिटी ज्यादा आवश्यकता है, यानी आर्द्रता की ज्यादा जरूरत पड़ती है। दूसरी चीज है आर्द्रता की ज्यादा उपलब्धता। एक पॉइंट और आप देखेंगे, आर्द्रता ज्यादा उपलब्ध होने के लिए सागर से वो कितनी दूरी पर है। भाई सागर से आर्द्रता सागर से ही लेकर आएगी ज्यादा मात्रा में, बाकी हमारे सामान्य वायुमंडल से भी लेगी, तो सागर से दूरी भी इसको निर्धारित करती है, यानी सागर से कितनी दूरी पर है, ठीक, सागर से कितनी दूरी पर है, ये हमारा जो पर्वतीय क्षेत्र जहां पर वर्षा हमको कराना है, ठीक। और इसके अलावा वहां पे धूल धुआं नाभिक के कण, अर्तागही नाभिक के कणों की अधिकता तो चाहिए ही, और पर्वतीय क्षेत्र है तो नाभिक के कण आपको वहां पे मिल जाएंगे, ठीक। ये 3-4 पॉइंट हैं। वायुमंडल का आर्द्र होना भी लिख सकते हैं आप लिख सकते हैं क्या? वायुमंडल का आर्द्र होना, वायुमंडल का आर्द्र होना। जैसे
सागरीय क्षेत्र से ज़्यादा नहीं ला रहा तो वायुमंडल से आर्द्रता ले लेगा। तो ये सारी चीज़ें इसकी ज़रूरत है। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। आज की क्लास को हम इतना ही रखेंगे। आज सुबह से कुछ ज़्यादा ही बोलना पड़ेगा तो इसलिए क्लास को हमने छोटी रखा। कल हम लोग चक्रवात को पढ़ेंगे, वातागर को पढ़ेंगे। कल की क्लास लंबी होगी और जुड़िएगा समय से आप लोग। बाकी हम मिलेंगे। रिकॉल करने की कोई विशेष जरूरत नहीं है। अगर कोई कन्फ्यूजन आपको हो तो आप पूछ सकते हैं। किसी को अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट कर दीजिए, फिर इस पर मैं बात कर रहा हूँ। किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं उसको फिर से एक्सप्लेन कर दूँ, अन्यथा मैं क्लास को ओवर करता हूँ। चलिए, गुड नाइट। आप सबको ध्यान रखिएगा अपना। मिलते हैं कल सुबह 9 बजे एमसीक्यू की क्लास में। फिर शाम को मिलेंगे हम क्रैश कोर्स में।